हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो है यह। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में और प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण अगर समझ जाएंगे तो प्रतिबिंब में कोई भी परेशानी नहीं होगी उसको समझने में। ठीक है, तो देखिए दर्पण, यहाँ हमने हेडिंग दे दिया है दर्पण, मिरर। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। किसी भी परावर्तक सतह जिसका एक भाग क्लॉय किया हुआ हो या रंगा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं ऐसे देहाती भाषा में कि दर्पण होता क्या है। देखिए दर्पण क्या होता है, कोई भी शीशा होता है, ठीक ना, जो शीशा होता है, तो अगर ऐसे ही सिंपल शीशा है तो उसमें हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, इस पार से उस पार दिखाई देता है। ठीक है, तो किसी भी शीशा का एक भाग अगर हम लोग रंग दे, ठीक है, ऐसे हम लोग अदर कोई चीज से रंगेंगे तो वह दर्पण नहीं होगा। ठीक है, उसको एक भाग रंगने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक ना, जो उसमें लेप लगा हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, वह सिल्वर नाइट्रेट का किया हुआ रहता है। तो उसको हम लोग अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, दर्पण हो जाता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दर्पण का जो कलई किया हुआ भाग रहता है वो किससे कलई किया हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का रहता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण होता है। तो हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। देखिए समतल दर्पण, वे दर्पण जो सीधा हो यानी कि स्ट्रेट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है, यानी कि कोई भी दर्पण हो तो उसका एक भाग क्या होगा, पॉलिश किया हुआ ही रहेगा। ठीक ना, तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। ठीक है, देखिए दर्पण जो होता है, दर्पण, ठीक है, दर्पण का हमेशा दाहिना भाग पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको हम सीधा बना लिए, इसका दाहिना भाग पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक ना, यानी कि एकदम सीधा है, एक साइड क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। जब भी हम लोग दर्पण बनाएंगे तो उसका कौन सा भाग पेंट करेंगे, दाहिना भाग पेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या देंगे कि किसी भी खोखले खोखले गोले का परावर्तक सतह को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या, किसी भी खोखले गोले के परावर्तक सतह को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए खोखला गोला क्या होता है, जैसे में मान लेते हैं, सबका डिफिनीशन लिख के और उसका एग्जाम्पल जो हम इधर बता रहे हैं उसको लिख लेना है। ठीक है, देखिए खोखला गोला यानी कि गोला, समझे तो एक गोला होता है। ठीक ना, जैसे गेंद होता है ना, गेंद उसी टाइप का होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए इसी में से ना कोई भाग होगा जो अवतल दर्पण हो जाएगा या उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका डिफिनीशन हम अभी बताएंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि इसको हम लोग यहां से ऐसे काट लेते हैं, इधर वाला भाग काट लेते हैं और इस साइड वाला भाग भी काट लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला जो भाग है, पहले ये वाला भाग को काट लिए, ठीक है, ये वाला भाग काट लिए और इसको हम लोग अलग बना लेते हैं, यह बना लेते हैं। अगर ऐसे काट देंगे, इधर वाला भाग काटेंगे तो इसी टाइप का आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं कि कोई भी दर्पण होगा उसका कौन सा भाग रंगना है, दाया वाला भाग। ठीक है, तो इधर वाला हम रंग भी देते हैं। तो ये कौन सा दर्पण हो गया हमारा, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो अवतल दर्पण, और इधर वाला जो काटे हैं इसको भी बना लेते हैं और इसके बाद इसका डिफिनीशन हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको काट लिए, इसका दाहिना भाग ही पेंट करना है। कौन सा भाग, दाहिना भाग। ठीक है, ध्यान में रखना है कि दाहिना भाग पेंट करना है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये जो
काटे हैं तो इसका जो परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, और इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। यानी कि इधर से तो रंग दिए तो परावर्तक सतह यही ना होगा। जब भी हम लोग प्रकाश अगर देंगे तो इधर से देंगे, ठीक है। इसमें किधर से, बायां साइड से, हमेशा प्रकाश बायां साइड से ही दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, और इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, ठीक ना। तो वह गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने इसका डिफिनीशन दिया है, अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। या इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। या इसका डिफिनीशन ऐसे भी दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि दर्पण तो हम लोग समझ गए, अब इसमें हम लोगों को समझना है कि दर्पण, देखिए जो भी है उत्तल या अवतल दर्पण है या समतल दर्पण है, ठीक ना, या गोलीय दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, इसका ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दर्पण में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। दर्पण क्या है, तो किसी भी परावर्तक सतह, कोई भी परावर्तक सतह हो जिसका एक भाग रंगा हुआ हो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जो सीधा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, तो किसी भी खोखले गोले का परावर्तक सतह को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि केंद्र क्या होता है, वक्ता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक, इसको हम लोग मिटाते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ध्रुव क्या है, वक्ता केंद्र क्या है, वक्ता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, और मुख्य अक्ष क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ध्रुव क्या है। ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के जो भी मध्य दूरी होती है, ठीक ना, मध्य बिंदु होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, पहले परिभाषा देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वक्ता केंद्र क्या है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए क्या है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वक्ता त्रिज्या क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है, तो दर्पण की वक्ता त्रिज्या की आधी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। यानी कि दर्पण की वक्ता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ध्रुव कहाँ बनता है, वक्ता केंद्र क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि एक हम गोला बना लेते हैं, गोला बन गया, ठीक है। देखिए जैसे हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को रंगे थे वैसे ही यहाँ पर भी रंगना है, ठीक है। तो इसका दाहिना भाग रंगाएगा, तो दाहिना भाग रंग देते हैं। इधर से भी रंगना होगा, ठीक है, रंगा गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ध्रुव कहाँ होता है। ध्रुव,
क्या है इसका डिफिनीशन क्या है कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु यहाँ है ये वाला, और इसका मध्य बिंदु ये वाला है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह ध्रुव हो गया, ठीक है। ध्रुव समझ में आया, यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को मिलाने, मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका केंद्र कहाँ होगा, बीच में आएगा, बीच में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, सी से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, सी। इसके बाद क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, इसका केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये है, ये क्या हो गया, त्रिज्या। इसको किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, फोकस दूरी। चलिए फोकस दूरी के लिए हम इधर अलग से फिगर बना देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है। इसके बाद क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से इसको टोटली मिलाने वाली रेखा, यानी कि यहाँ से ई ध्रुव से ये वाला ध्रुव तक के रेखा जो भी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। यानी कि पूरी जो हम लोग वृत्त पढ़े होंगे तो वृत्त में क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, इसको रंग देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या ये हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। नहीं केंद्र नहीं, इसको लेते हैं, मान लेते हैं कि यह त्रिज्या है इसका, ठीक है, आर। ये जो है पूरा क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या के आधी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी कि इसकी आधा दूरी यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। इसको फोकस दूरी को हम लोग एफ से निरूपित करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी को परेशानी नहीं है। इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि एक मिनट रुक जाइए, देखिए इसमें क्या, अब हम लोग देखते हैं कि जो किसका फोकस दूरी निगेटिव होता है, किसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, किसका त्रिज्या निगेटिव और किसका पॉजिटिव होता है, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। अब हम इधर उत्तल दर्पण बना लेते हैं, उत्तल दर्पण। आप लोग उधर देखते रहिए उसका डिफिनीशन, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण बना लिए। अब इसका जो फोकस दूरी होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ ध्रुव है, ध्रुव पी, और इसका त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर आर है, ठीक है। इसको मिला लेते हैं आर। तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एफ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किसका जो त्रिज्या होता है पॉजिटिव होता है और किसका त्रिज्या निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाइन पढ़ा होगा, ठीक ना, मैथ में 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक लाइन होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो 0 से दाहिना साइड बढ़ते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव अंक आता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही
जाता है उधर, और इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4। यानी कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारा जो लाइन होता है उसके दाहिना साइड बढ़ते हैं तो क्या आता है पॉजिटिव आता है, और बाएं साइड आते हैं तो निगेटिव आता है। ठीक है, अब दोनों हम लोग दर्पण में देखते हैं कि किसका वक्ता सॉरी त्रिज्या किसका दाहिना साइड बन रहा है और किसका बायां साइड बन रहा है। जिसका बायां साइड बनेगा उसका निगेटिव होगा, जिसका दाहिना साइड बनेगा उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक ना, लिख लेते हैं उत्तल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण जो है इसका जो त्रिज्या बन रहा है, ठीक ना, किस साइड बन रहा है, दाहिना साइड बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिव होगा। ठीक ना, इसका जो भी होगा फोकस दूरी, त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या, फोकस दूरी, सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में देख रहे हैं कि इसका जो त्रिज्या बन रहा है या किस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या आता है, निगेटिव होता है। तो इसका जो फोकस दूरी या वक्ता त्रिज्या होगा क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक। इसको लिख लेते हैं हिंदी में भी, ऋणात्मक, निगेटिव। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर देखिए क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर, ठीक ना, कि बताइए इसमें से किसका फोकस दूरी धनात्मक होगा, और 2 दर्पण दे दे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसका धनात्मक होगा, उत्तल दर्पण का धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक पूछ देता किसका ऋणात्मक होगा, अवतल दर्पण का होगा। ठीक है, इसमें किसी को परेशानी नहीं। इसके बाद हम लोग अब प्रतिबिंब समझते हैं। ठीक है, हम लोग प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, देखिए यह हेडिंग दे दिया है प्रतिबिंब, इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इमेज, किसी बिंदु वस्तु, किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं।
यानी कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो परिभाषा से तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह कैसे कहाँ पर कहाँ से आ रहा है प्रकाश की किरण और कहाँ बनेगा इमेज। देखिए तो इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यह कौन सा दर्पण है, आप लोग कमेंट करिएगा। अभी जस्ट बताए हैं दर्पण के बारे में, कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई बिंदु वस्तु है, ठीक ना, यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो प्रकाश तो हर एक दिशा में जाती है। यानी कि मान लेते हैं कोई बल्ब यहाँ पर लगा दिए है, तो यहाँ से प्रकाश जाएगी तो चारों दिशा में जाएगी, लेकिन हम दो ही दिशा लेंगे, ठीक है। देखिए चलिए इसको दूसरा मार्कर से बना लेते हैं, ऐसे, ठीक ना। यहाँ से ऐसे क्या हुआ, यहाँ से गया और यहाँ से क्या हो गया, परावर्तन हो गया, ठीक है। और इसी बिंदु से एक और प्रकाश की किरण आती है और यहाँ से परावर्तन के बाद ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो था, यहाँ पर वस्तु था, ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। और इसका जो प्रतिबिंब बना कहाँ बनेगा, जहाँ पे ये दोनों मिली है, दोनों प्रकाश यहाँ से, देखिए यहाँ से आया प्रकाश और इधर लौट गई, ठीक ना। तो यहाँ जो बन रहा है यही क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, इमेज, ठीक है। तो यानी कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, ये भी आती हुई किरण है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या क्या है, आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है, इसके लिए हम लोग अगर अलग से फिगर बना लेते हैं। देखिए अब कौन सा हम लोग दर्पण बनाने आएंगे, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। इसका एक भाग रंग दिए, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई, यहाँ मुख्य अक्ष बना लेते हैं, कोई बिंदु वस्तु से यहाँ से प्रकाश आई, ठीक है, तो यहाँ पर टकरा के इधर चली जाएगी, चल जाएगी यहाँ से। फिर मान लेते हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश आया, ठीक है, और यहाँ से टकरा के इधर चली आएगी, ठीक है। तो इधर हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य अक्ष या बक्सा त्रिज्या होती है, क्या होता है, दाहिना साइड होता है। तो यहाँ से देखिए ये जो है, इसका हम लोग एक ऐसे ही काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं और यहाँ से भी एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वस्तु रखी हुई थी, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो यही हम लिखे हैं, या आती हुई प्रतीत होती है। इस इमेज को देखने के लिए अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखने के बाद इसमें देखेंगे तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो इसी को हम लोग क्या, या आती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब फिर से हम लोग समझते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या आती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ से देखेंगे तो आती हुई प्रतीत होती है। अगर यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे क्या होगा, आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए ये जो है, ये क्या हो गया हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। और क्या हो गया, ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसका डिफिनीशन बोल देते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसको अब मिटा लेते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसके बारे में जानते हैं कि कैसे बनता है। ठीक ठीक है, समतल, यहाँ हेडिंग दे देते हैं, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता, बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब की विशेषता। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह समतल दर्पण है, इसको एक साइड से पेंट कर देते हैं। ठीक है, समतल दर्पण हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग, यहाँ से कोई प्रकाश यहाँ पर क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण पर अगर हम प्रकाश अगर लंबवत डालेंगे तो यह परावर्तित होकर क्या होगा, इधर ही आ जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश भेज दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, एक प्रकाश को हम ऐसे, ठीक है, यहाँ से आपतित किए और यहाँ से ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक है, इधर आ गया, और ये जो प्रकाश था यह आपतित भी हुआ और परावर्तित भी एक ही जगह पर हो गया। तो यहाँ से मान लेते हैं कि हम इधर काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, काल्पनिक किरण। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको काल्पनिक किरण खींचना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो यह बिंदु वस्तु है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, जो समतल दर्पण होता है उसके पीछे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण को परावर्तित किए और यहाँ से प्रकाश की किरण को परावर्तित किए, तो यह तो अपने माध्यम में ही लौट गया और यहाँ से परावर्तन के बाद इधर लौट आया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग काल्पनिक बना दिए, इधर भी काल्पनिक रेखा खींच दिए। अब यहाँ पर दोनों जो काटती है यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ से मान लेते हैं कि इधर भी मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनेगा। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा क्या बनेगा, एक तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, और क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जितना प्रतिबिंब जितना बड़ा होगा उतना ही इधर भी बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है। और क्या हो सकता है, 4 नंबर में देख लेते हैं। देखिए, जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से क्या होता है, सीधा होता है। ठीक ना। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधी बनती है। और देखिए, वस्तु को जितना हम दर्पण के आगे रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ठीक ना। यानी कि जितना दूरी पर इधर वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब अंदर बनेगा। ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं। प्रतिबिंब उतनी ही पीछे बनेगी जितनी आगे वस्तु रखा हुआ हो। ठीक है। तो इसकी 5 विशेषता हम लोग समझे कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधी बनती है। ठीक है। और प्रतिबिंब उतनी ही पीछे बनेगी जितनी आगे वस्तु रखा हुआ हो। छठा विशेषता हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें इसका जो प्रतिबिंब बनता है इसे पर्दा पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, समतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषता और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है। इसको मिटाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी किरण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर अगर हम लोग डालेंगे, ठीक है, तो परावर्तन के बाद किस माध्यम में लौटेगी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण हो तो परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण आएगी तो देखिए, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, यह परावर्तित के बाद किससे होकर गुजर रही है, तो फोकस दूरी है उससे होकर के गुजर रही है। तो अगर क्वेश्चन दे दे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित के बाद किससे गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। ठीक है। एक क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तित के बाद कहां से लौटेगी, तो हम लोग देखते हैं कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, देखिए, तो फोकस की दिशा में यानी कि फोकस से होते हुए आपतित किरण परावर्तित के बाद कहां लौटती है, तो जो मुख्य अक्ष होती है ना उसी के समांतर लौटती है। ठीक है ना। यानी कि इसका ठीक ऑपोजिट हो गई। ठीक है, उल्टा हो गया। यानी कि यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण तो फोकस से गुजर रही थी, और यहाँ फोकस से होते हुए जो आपतित किरण है वह परावर्तित के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है। ठीक ना। इसी टाइप से उत्तल दर्पण में भी वही हो जाएगा, यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा। यानी कि देखिए, अवतल दर्पण के बायां साइड जो है, ठीक ना, क्या होता है, त्रिज्या होती है, और इसके क्या होता है, दाहिना साइड त्रिज्या होती है। ठीक है। अब इसी टाइप से अब देखते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में जो आपतित किरण होता है वह परावर्तित के बाद कहाँ से गुजरती है। तो देखिए, जो वक्रता केंद्र की दिशा से आती है आपतित किरण, ठीक ना,
तो वक्ता केंद्र की दिशा से आपतित किरण परावर्तित के बाद ठीक उसी माध्यम पर लौट जाती है, यानी कि उसी दिशा में लौट जाती है, जहां से वो आती है वहीं से लौट जाती है। ठीक है, इसके बाद है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। अब देखते हैं कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण परावर्तित के बाद कहाँ जाती है। देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यहाँ से देखिए आपतित किरण ध्रुव पर है, फिर यहाँ से परावर्तित हो गया, और यहाँ क्या है, मुख्य अक्ष है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष तीनों एक ही बिंदु पर, यानी कि एक ही तल पर मिल रहे हैं। यानी कि कौन सा तल है, यह आपतन बिंदु है, तो आपतन तल भी बोल सकते हैं। यानी कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण और परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष तीनों कौन से तल में होते हैं, कौन सा तल है, आपतन तल में होते हैं। इसमें भी वही हो जाएगा, उत्तल दर्पण या आपतल दर्पण में पूछे, दोनों में ही सेम होता है। ठीक ना, तो इससे आप लोगों का अगर हो सकता है तो इसमें से एक न एक क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी बचा है इसका जो उत्तल और अवतल का जो प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम वस्तु के कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसको हम इसके बाद वाला पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज भर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यानी कि डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।